स्टैट्यूट्स ऑफ कनाडा। आज की इस वीडियो में हम कनेडियन लॉ को तफसील से डिस्कस करेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से कौन सा लॉ अप्लाई होगा। इस वीडियो में हम 15 सेक्शंस को डिटेल में समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। स्टैट्यूट्स ऑफ कनाडा है। सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि ये स्टैट्यूट होता क्या है। स्टैट्यूट बेसिकली वो रूल्स हैं या वो रेगुलेशंस हैं जो लेजिस्लेटिव बॉडी सिटीज में अपनी लीगल एंटिटीज को गवर्न करने के लिए बनाती हैं। ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में हम पार्ट 1 में ये था कि कोविड-19 के रिस्पॉन्स पे जो सर्टेन इनकम टैक्स वगैरह जो है उनके मेजर्स को डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट ये कि जीएसटी एचएसटी के टैक्स क्रेडिट के अंडर वन टाइम एडिशनल पेमेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे। नेक्स्ट, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए टेम्परेरी एडिशनल अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड ये कि रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड्स 25% तक रिक्वायर्ड मिनिमल विड्रॉल्स रिड्यूस कर देंगे, और ये सब 2020 के लिए था। और एलिजिबल स्मॉल एम्प्लॉयज को 3 मंथ्स के लिए टेम्परेरी वेज प्रोवाइड की जाएगी। पार्ट 2 में वो ये कहते हैं कि वो वर्कर्स जितने भी जिनको कोविड-19 की वजह से इनकम में लॉस हुआ है या उनको कोई इश्यूज पे आए हैं कि उनकी जॉब्स का कोई मसला हुआ है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कनाडा इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट एक्ट बनाया जाएगा, जिससे उनको सपोर्ट किया जाएगा। पार्ट 3 में ये है कि पब्लिक हेल्थ इवेंट ऑफ नेशनल कंसर्न पेमेंट एक्ट बनाया गया है, जो कि जिसमें ये है कि ऑथराइज पेमेंट जनरेट करवाई जाएगी पब्लिक हेल्थ इवेंट्स के लिए। जैसे अब कोविड-19 का काफ़ी इशू आया, तो उन्होंने बेसिकली इस पूरे लॉ में ना, ये सिर्फ 2020 में ये बना था, तो उसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 को डिस्कस किया हुआ है कि उससे कितने भी इश्यूज आए हैं, हेल्थ इश्यूज आए हैं या उसकी वजह से कुछ लोगों को अपनी जॉब का मसला है, तो उनको कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट करने के लिए ये लॉज बनाए गए थे। तो उसी को हम डिस्कस करें कि अब इसमें ये था कि हेल्थ बेनिफिट जो है कुछ होते हैं कि पब्लिक हेल्थ इवेंट्स आए हैं, तो उनके लिए फंड जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये पब्लिक हेल्थ इवेंट ऑफ नेशनल कंसर्न पेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली ये है। पार्ट 4 में ये बताया गया कि कनाडा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अलाउ करेगी कि वो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट के 30 सितंबर तक इंक्रीज कर दें। कनाडा मॉर्गेज एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ऑथराइज कर रहा है कि वो ना कनाडा की मॉर्गेज या हाउसिंग कॉर्पोरेशन जितनी भी है उनको कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फंड में से पेमेंट कर दे, और ताकि ना कॉर्पोरेशन का कैपिटल इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि वो इस पेंडेमिक में काफ़ी डिक्रीज हो रहा था। तो ये काउंसिल उसको मतलब उसको इंक्रीज करने के लिए बनाई गई थी। और ये जो काउंसिल है वो उसमें ना गवर्नर की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद जो मिनिस्टर होगा वो खुद ही सारे जितने भी रेगुलेशन होंगे वो खुद ही, या रूल्स हैं जो भी है, वो डिसीजन खुद अपना लेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी से अप्रूवल ले फिर नेक्स्ट वो करे। फिर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट को ब्रॉड किया जाएगा, और मिनिस्ट्री को ऑफ फाइनेंस को परमिशन दी जाएगी कि वो ट्रांजैक्शंस को बढ़ाए और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट को सस्पेंशन भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो इकोनॉमी है कंट्री की वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाए। फिर फेडरल प्रोविंशियल फिस्कल अरेंजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली फिस्कल ईयर के लिए प्रोविंसेस और टेरिटरीज को एडिशनल पेमेंट के लिए ऑथराइज करेगी, जो कि स्टार्ट हुआ था अप्रैल के 1 अप्रैल 2019 से। फिर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द एक्ट पैसे जो है वो बोरो कर सकती है। उसके लिए काउंसिल के होने की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होगी कि अगर कोई जैसे कहीं पे हमें अमेंडमेंट या क्या इशू आया है, या कोई हमें कह सकते हैं हमें फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज आ रहे हैं कनाडा को, तो वहाँ पे वो इजीली बोरो करके उन जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेगी। सेक्शन 9 में फूड्स और ड्रग्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये बात की है कि गवर्नर की जो भी हम गवर्नर है काउंसिल में, वो सिर्फ ऑथराइज होगा कि वो रेगुलेशंस बना सकता है,
और सेकेंडली ये कि ना उसमें 2 और चीज़ें मेंशन की हैं कि रिक्वायर्ड पर्सन अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को देगा, जो भी गवर्नर ऑथराइज्ड है वो। और सेकेंडली ये कि वो अपना हीलिंग और थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स जो है हमारी जो कंपनी सॉरी जो कनाडा में जितने भी हमारे हीलिंग और थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी शॉर्टेज को प्रिवेंट करेगा कि कि इस पेंडेमिक में या कोई इशू जैसे आ जाते हैं कि दवाइयों का की शॉर्टेज हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो उसको एलिवेट करेगा कि कि शॉर्टेज कम से कम हो, सब चीज़ें टाइम से हम उनके पास उनको पहुंच जाए। सेक्शन 10 में लेबर कोड को के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो लेबर कोड को जैसे आप कोविड-19 की वजह से कोई इशू आ जाता है, किसी को कोविड-19 का इशू है या उनको वो अफेक्ट हो गए तो उनको 16 वीक्स की लीव मेडिकल लीव दी जाएगी। नेक्स्ट नेशनल हाउसिंग एक्ट को 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा ताकि वो कि वो जो भी कुछ लोग हैं जिन्होंने लीज पर लिया हुआ है अपने हाउसेस, तो वो आराम से अपनी लीज पर में पेटेंट एक्ट के बारे में बताया गया कि पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली कमीशन एक ऐसा बंदा जो कि पेटेंट इन्वेंशन को बनाएगा भी सही, उसको कंस्ट्रक्ट भी करेगा, उसको यूज भी करेगा, उसको सेल भी करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होगा। नेक्स्ट ये कि कनाडा स्टूडेंट लोन्स के अकॉर्डिंगली मार्च 30, 2020 से सितंबर 30, 2020 के एंड तक स्टूडेंट लोन पे कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। कि जैसे आप कोई स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेता है तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो इन ड्यूरेशन में वो पे करे, आराम से जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाए तो वो कर सकता है। फार्म क्रेडिट कनाडा एक्ट के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ऑथराइज किया जाएगा कि वो अमाउंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फार्म क्रेडिट को पे करते हैं तो उसको कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फंड से ले और उसको लिमिट कर दे। मतलब ये ना कि वो उसकी जितनी पहले लिमिट थी उसको कम से कम कर दिया जाए। और एट द एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होगा वो पेरेंट कैपिटल की लिमिट सेट करेगा और जितने भी बैंक से रिलेटेड बिजनेस डेवलपमेंट के काम होंगे वो भी मैनेज करेगा। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।